गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम किशोर। आज आपके सामने लेके कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है बच्चों, जिसमें हम देख रहे थे कि किस प्रकार देश का नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। और जो इंडिया जो शब्द है वो कहाँ से निकला, इसका अर्थ क्या हुआ। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला और संस्कृत में जो सिंधु कहा जाता है। उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज या इंदोज कहा। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। और भारत नाम का एक प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक 35 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। जो आपको पता है वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए भी होने लगा। भारत से भारत नाम होने लगा। ताड़ पत्रों से भी पांडुलिपियाँ बनती है, जो कि ताड़ के पत्तों को काटकर बनाया जाता है और फिर इनको अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। और भूर्ज नामक पेड़ की छाल से ऐसी पांडुलिपियाँ भी बनाई गई थी। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं अतीत के बारे में, जानते हैं कि अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। कई अतीत की पुस्तकें हैं जिसमें अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ना, ढूंढना। ठीक है ना। कई अतीत की पुस्तकें जो हाथ से लिखी जाती है, कई अतीत की पुस्तकें जो ये हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता है। अब पूछे पांडुलिपि किसे कहा जाता है, कि ये हाथ से लिखी होने के कारण इसे क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट, क्या नाम है, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द, जो कि लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़ पत्रों, कौन से पत्र, ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र। अब हिमालय जो क्षेत्र है तो भारत का ये जो भाग है, ये वाला, इस हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज, क्या नाम है, भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है ना। ये भूर्ज नामक पेड़ किस क्षेत्र में उगते हैं, हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, और विशेष तौर से भोजपत्र पर ये लिखी जाती थी। अब देखिए पांडुलिपियों में क्या क्या होता है, पांडुलिपियों में क्या क्या है वो इसमें देखते हैं। कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, तो कुछ नष्ट भी कर दी गई। ठीक है, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है, आज भी ऐसी पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं। ठीक है, और प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों, मंदिर और विहार, बौद्ध जो थे ना वो विहारों में निवास करते थे। बौद्ध लोग जो थे ना, बौद्ध जो विद्वान थे, विहारों में निवास करते थे। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। और इन पुस्तकों में, ये जो पुस्तकें थी, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन
राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा भी होती थी। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक आदि भी होते थे। ठीक है। और इनमें कई संस्कृत में भी लिखे मिलते थे। इसमें देखो मुख्य रूप से संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में लिखे जाते थे। पांडुलिपियों का प्रयोग किन किन भाषाओं में किया जाता था? संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में ये पांडुलिपियां लिखी जाती थी। और प्राकृत जो भाषा थी, उस भाषा का प्रयोग करीब कम से कम करीब आम लोग करते थे। ठीक है, आम लोग इसका प्रयोग करते थे। अब देखिए, अभिलेखों का भी अध्ययन होता था। और अभिलेख किसे कहते हैं, किस प्रकार ये अभिलेख होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। ऐसे लेख ध्यान रखना, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु, किस पर? पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण यानी खोदना या लिखना, उत्कीर्ण किए गए कई अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। कैसे, किन पर ये लेख लिखे जाते थे? पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर, हार्ड जो चीज़ होती थी उस पर खोदा जाता था या लिखा जाता था। खोदे जाते थे, उत्कीर्ण किए जाते थे। और कई अभिलेखों का अध्ययन भी इसमें कर सकते थे। अब देखिए, कभी कभी शासक व अन्य लोग भी अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण भी करवाते थे। तो अभिलेखों के द्वारा भी ये लोग इस प्रकार कार्य करते थे। और जिससे कि प्राचीन मतलब उन लोगों के जानने के बाद भी उनकी प्रसिद्धि, उनका गौरव, उनके युद्ध सभी इसमें होते थे। तो देखिए, अभिलेखों का उपयोग किस प्रकार होता था वो देखना है कि कभी कभी जो शासक या अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे कि लोग देख सके, पढ़ सके और पालन कर सके। ठीक है ना, पालन कर सके। राजा, रानियों तथा अन्य स्त्री पुरुषों के कार्यों का भी विवरण, शासकों के विजयों का लेखा जोखा भी रखा जा सकते हैं। अब देखिए, अभिलेखों का जो प्रयोग होता था उसमें अन्य प्रकार के भी अभिलेख भी मिले, जिनमें राजा और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया। जैसे शासक लड़ाइयों में विजय अर्जित करते थे, युद्ध होते थे ना, उसमें विजय प्राप्त करते थे, विजयश्री प्राप्त करते थे, उसका भी लेखा जोखा होता था। ठीक है। अब इसमें देखिए, एक अभिलेख जो था अशोक महान का, अशोक का जो अभिलेख था वो अभिलेख अफगानिस्तान के काबुल में है आज भी। ठीक है ना। ये अभिलेख अशोक के शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया है। और ये लिपियां अक्षर संकेतों से बनी होती थी। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। और इसमें यूनानी तथा अरमाइक दो विभिन्न लिपि का प्रयोग किया गया। लिपि यानी कि भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये जो अभिलेख एक कठोर सतह पर लेख लिखवाने का लाभ क्या होता था
कि ये ऐसे इस पर क्यों लिखवाते थे। सबसे बड़ी बात है कि सोचने वाली बात है कि ये इस पर ऐसा क्यों लिखवाते थे। वो इस पर इसलिए लिखवाते थे कि जो अतीत की बात है वो उनके जाने के बाद भी ये चीज़ रहे, इसलिए वो अभिलेख ऐसी कठोर हार्ड वस्तुओं पर लिखवाते थे कि वो उत्कीर्ण रहे, वर्षों तक वो उत्कीर्ण रहे और उनकी हर प्रकार की वो चीज़ वो वहाँ रहे। ऐसा करने में उनको कई कठिनाई का भी सामना करता था और इसमें कुछ संकेत और कुछ उनके बोलते हुए और पढ़ते हुए भी इस भाषा का प्रयोग करते थे, कुछ उसमें संकेत भी मिलते थे। ठीक है, अब देखिए पुरातत्वविद। पुरातत्वविद का अपन कई बार अखबारों में भी पढ़ते हैं, किताबों में भी पढ़ते हैं और इसका प्रयोग कई बार होता है, तो हमें ये पुरातत्व शब्द पता ही नहीं चलता है। देखो, पुरातत्व होता है कि कई वस्तुओं, इनके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, अतीत यानी कि जो बीत गया, अतीत जो भूतकालिक है। अतीत क्या है? जो भूतकालिक है। भूतकाल का अर्थ क्या है आपको पता है ना? भूतकाल जो समय बीत गया है। कई वस्तुओं को अतीत में बनाया और प्रयोग में लाया जाता था। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। कौन सी वस्तुएं? जो अतीत में बनाई गई और प्रयोग में लाई जाती हैं, और ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला, उसके बारे में पढ़ने वाला, उनके बारे में जानकारी रखने वाला, उसके बारे में बताने वाला जो व्यक्ति होता है वो पुरातत्वविद होता है। पुरातत्वविद कौन होता है कि कई अतीत यानी भूतकालिक जो वस्तुएं बनाई गई और प्रयोग में लाई जाती है और ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है ना? अब देखो, इसमें पुरातत्वविद जो किन किन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, ये किन किन वस्तुओं का, या किस किस वस्तुओं का ये अध्ययन भी कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि पुरातत्वविद जो है, अभी तो आपने प्राचीन काल की कई वस्तुएं आपने कई बार आप घूमने भी चले जाते हैं बाहर, कई म्यूजियम भी देखते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर भी देखते हैं, बुर्ज भी देखते हैं। तो वो जो पुरानी जो चीज़ें होती हैं वो कई ऐसे मटेरियल से बनी होती हैं, उनके कई अवशेष भी बच जाते हैं, कई उनके ऊपर कोई चित्र उत्कीर्ण होते हैं, कई मूर्तियाँ बनी होती हैं, कई खंडित भी होती हैं। उनके बारे में कई बार जो प्रशासनिक लोग हैं उनके तरफ ध्यान भी नहीं दे पाते। तो अपन देखते हैं कि ये किस प्रकार चीज़ बनी होगी और किस प्रकार कुछ उस पर इस प्रकार लिखा होता है कि अपने को पता ही नहीं चलता है। तो अपन देखते रहते, सोचते रहते, अपने मन में भी कई बार विचार प्रश्न उठते हैं कि कौन पढ़ता है वो इसको क्या कहते होंगे, है ना? तो पुरातत्वविद जो है पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष तथा चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन भी करते। किन किन का? पुरातत्वविद जो पत्थर से, पुराने पत्थर, बड़े बड़े, अपन कई बार आसपास अपने देखते हैं कि बड़ी बड़ी हवेलियाँ, महल में बड़े बड़े पत्थर ऊपर की तरफ ले जाए गए, ऊपर की तरफ रखे हुए, वो उस पर सूक्ष्म सूक्ष्म चित्रकारी भी की हुई है, और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष तथा चित्रों तथा मूर्तियों का भी अध्ययन वो करते हैं। ठीक है ना? और उसके बाद कई बार अपन म्यूज़ियम में जाते हैं, बड़े महलों में जाते हैं, या फिर ऐसे अपन कई बार ऐसे देख लो ना, किलों में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी अपन देखते हैं कई औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्कों की प्राप्ति भी होती हैं, और छानबीन भी होती हैं, खुदाई भी करते हैं। तो कई बार अपन देखते हैं कि जो पुरातत्वविद हैं, जो खोजी प्रवृत्ति के लोग हैं,
वो हमेशा क्या है कि देश में अलग अलग जगहों पे जाते रहते थे, घूमते रहते हैं। और कई बार पढ़ने पड़ते हैं अखबारों में कि उस खुदे में ये सिक्के मिले, उस खुदे में तांबे के तार मिले या सोने के सिक्के मिले, मिट्टी का घड़ा मिला। कई बार देखते हैं कि कोई मूर्तियाँ भी मिलती हैं। अपने भी आसपास देखते हैं कई मकानों की खुदाई होती है तो भी उसमें कुछ न कुछ चीज़ मिल जाती थी। ये कि अपने को कौतूहल का विषय हो जाता है। तो पुरातत्वविद भी क्या करते, औजारों, कई बार खुदाई में औजार मिल जाते हैं, कई बार ऐसे जंग खाए हुए हथियार भी मिल जाते हैं, कई टूटे फूटे बर्तन भी मिल जाते हैं, कई पुराने आभूषण यानी कि गहने भी मिल जाते हैं, कई ऐसे पुराने सिक्के भी मिल जाते हैं। तो उनको उनकी प्राप्ति के लिए जब उनको ये प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी छानबीन की जाती है। जैसे कई बार जैसे कार्बन 14 का भी प्रयोग किया जाता है कि क्या है इसमें, किस प्रकार की ये चीज़ें हैं और कितने शताब्दियों पहले की है, उसमें कौन राजा हुए थे, कौन महाराजा थे, उनका राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। और वहाँ खुदाई भी की जाती हैं कई ऐसे जैसे बागोल, आहड़, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें भी कई चीज़ें अपने को पता है मिली थी, तो उसमें भी वो चीज़ पता चलती हैं। और फिर देखते हैं पुरातत्वविद और किन चीज़ों को ढूंढते हैं। तो कई बार बच्चों अपन देखते हैं कि किसी जैसे मान लो मोहनजोदड़ो है, सिंधु घाटी सभ्यता है, या आहड़ है, बागोर है, कालीबंगा है, इस प्रकार वहाँ देखते हैं। तो पुरातत्वविद क्या करते हैं कि जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। और वहाँ जो चीज़ कहीं अपन देखते हैं नगर नियोजन की व्यवस्था भी होती है, बड़े बड़े स्नानागार होते हैं, बड़ी बड़ी रसोई होती है, कहीं ऐसी मूर्तियाँ भी मिली होती है, तो उनके बारे में वो ढूंढते रहते हैं। और इसमें जो जानवर है, जानवर में चिड़िया या फिश, मछली की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। और वो मिलने के बाद वो ढूंढते हैं कि अब वो उसको ढूंढने के बाद, छानबीन करने के बाद उनको ये लगते हैं कि इस सभ्यता के वो सभ्यता लोग इसका प्रयोग करते होंगे। जैसे हनुमानगढ़ में कालीबंगा है, तो यहाँ जब खुदाई की गई तो यहाँ देखा गया कि काली चूड़ियाँ मिली, बंगा यानी चूड़ियाँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद और भी चीज़ें मिली थी। तो इन पुरातत्वविदों ने अनुसंधानकर्ताओं ने ये पता लगाया कि यहाँ के लोग ये चीज़ यूज़ करते थे, इस प्रकार ये पूजा पाठ करते थे, इस प्रकार इनकी सभ्यताएं, इस प्रकार ये अपना आर्थिक जीवन जीते थे, इस प्रकार ये सामाजिक रहन सहन इनका कल्चर था। तो ये इस प्रकार ये पता लगाते रहते हैं और इनको पता चलता रहता है। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये आपके सामने जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है और उससे पहले वीडियो को अच्छी तरह से सुनना है, तो आपको एक एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। और अच्छी तरह से आपको वीडियो सुनना है, एक नहीं 2 बार सुनना है, ढंग से सुनना है और प्रश्न को ढंग से लिखना है, राइटिंग अच्छी रखनी है। प्रश्नों को पहले लिखना है, प्रश्न पहले लिखोगे, प्रश्न नंबर 1 प्रश्न लिखा, फिर इस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है। फिर लाइन खींचनी है, फिर सेकंड प्रश्न करना है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप ढंग से अच्छी तरह से अभी से राइटिंग सुधारने का कार्य करो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जिससे कि आपकी राइटिंग भी सुधर जाएगी। ठीक है ना। एक लाइन में कम से कम 6 से 7 शब्द होने चाहिए। ठीक है ना। 9 या 10 12 10-12 वर्ड डाल देते हो तो वो राइटिंग खराब हो जाती है। इसलिए 6 से या तो 6 या 7, बड़े वर्ड है तो 7 तक बहुत है, और छोटे है तो कम से कम थोड़ा सा 8 तक डाल दो, बस बहुत है। ज़्यादा अंदरूनी चीज़ें नहीं रखनी। ठीक है ना।
इसलिए आप ढंग से सुने, ढंग से अच्छी तरह से कार्य करें, पाठ का नाम लिखें, अपना नाम लिखें, और प्लीज़ जिस किसी भी बच्चे का शुल्क बकाया है विद्यालय का वो समय पे जमा करा दे। थैंक यू।